हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी फॉर जेसीए। जो जेसीए का एग्जाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर लूंगा इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मैंने डिवाइड किया है। देखिए, जिस जो कोर्ट की प्रिपरेशन करवाता है या जो कोर्ट के बारे में जानता है वही आपको ये चीज़ें बता सकता है। देखो, जो बच्चे वो हैं जो जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर भी दिया है, जिसका टीयर 1 क्लियर हो गया था, टीयर 2 क्लियर हो गया था, टीयर 3 में रह गए थे, या टीयर 1 हो गया, 2 में फेल हो गए, या टीयर 4 जो है। तो ओवरऑल जो बच्चे ऐसे हैं जिनका दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था टीयर 1 क्लियर या नहीं भी हुआ था, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि इससे पहले जो पेपर हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें जो बच्चे रह गए थे उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, जो बिल्कुल नया है उनके लिए क्या है, और जो एसएससी के स्टूडेंट है और बैंक के स्टूडेंट है उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी मेरी। देखिए, सबसे पहली चीज एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, बट बिफोर उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर लें। देखो, जो स्टूडेंट दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा था या डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तैयारी कर रहा था, उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए, आप लोग ऑलरेडी इस एग्जाम के पैटर्न को देख चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल कट ऑफ में नहीं हुआ जिनका, तो वो ऑलरेडी देखिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों के पास डिसएडवांटेज ये था कि उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देके देखा था। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव, मैं जेजे की बात कर रहा हूँ, जो जेजे के बच्चे थे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया नहीं, क्योंकि उन्होंने कैंसिल कर दिया था डीडीसी वालों ने, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। क्योंकि बहुत कम बच्चे बचे थे, टाइपिंग में फेल हो गए थे लगभग 90% उस एग्जाम के अंदर, 2019 वाला जो एग्जाम था। दिल्ली हाई कोर्ट की बात की जाए तो इन्होंने सब कुछ किया है। आपका टीयर 1 लिया पहले, ठीक है, टीयर 1 जिसमें आपको पता है 45 की इंग्लिश थी, बाकी सब जीके और रीजनिंग थी और इंग्लिश थी। सॉरी, 45 की आपकी इंग्लिश थी। इसके अलावा बात की जाए आपकी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, आपका टाइपिंग हुई जिसमें टाइपिंग मांग रखी थी 35, डिस्क्रिप्टिव उससे पहले हुआ जो कि था आपका 100 मार्क्स का। तो जो बच्चा दिल्ली हाई कोर्ट का कैंडिडेट है उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल चुका है एग्जाम का, कैसे एग्जाम हुआ था, आपने डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई किया, आपने टाइपिंग क्वालिफाई करी, आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया, तो आपके पास ऑलरेडी एडवांटेज है। ठीक है गाइस, अब जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वाले हैं उनके पास डिस्क्रिप्टिव का एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके पास टाइपिंग का एक्सपीरियंस है। वो अब जो बच्चे 90% में थे, जो 90% फेल हुए थे, उनको पता है टाइपिंग की वैल्यू, तो उस पर आपको फोकस करना है, साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। एसएससी के जो बच्चे हैं, बैंकिंग के जो बच्चे, देखिए, अगर आप ये एग्जाम अगर दिल्ली हाई कोर्ट का होता या फिर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता, तब तो आपको एडवांटेज थी। क्योंकि देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्जाम था वो ऑलमोस्ट एसएससी के पैटर्न पे था। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो आसान ही था ये चीज़। बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो देखिए, आपका जो पेपर आता है एसएससी वालों का, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरली आपके टीयर 1 में। उसमें क्या होता है, हाफ की तो होती है आपकी वोकेबलरी और हाफ की होती है ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर के अंदर पैराग्राफ पोर्शन इतना फोकस नहीं होता। देखो क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ एसएससी वालों के और इसमें। एसएससी वालों के जो सिनोनिम्स आते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं, एंटोनिम्स के डायरेक्ट आ जाते हैं, वन वर्ड के डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। मतलब सिनोनिम्स दे रखा है उसके बताना है सिमिलर कौन सा है, एंटोनिम्स दे रखा है उसके सिमिलर बताना है। मतलब वो लोग आपको स्टेटमेंट पे फोकस नहीं कराते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसके अंदर, पहली बात तो अभी मैं बता दूंगा क्या क्या डिफरेंस है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको थियोरेटिकल थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली, थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन आपके अच्छे होने चाहिए, तब आप कर पाएंगे उसको। ठीक है और जो बैंक बाकी जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे आपकी जीके है, जीके वही है जो आपने पढ़ी हुई है, जीके वही है। लेकिन जीके जीके वही है, आप लोग जीके में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये है कि जीके करंट की ज़्यादा पूछेंगे। जैसे एसएससी में तो 1.5 साल 2 साल 1 साल पुराना ही पूछ लेते हैं, यहाँ पे नहीं पूछेंगे वो लोग। बात की जाए मैथ्स की, ऑब्वियसली आप मैथ्स बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, रीजनिंग भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, तो 25 आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी 25 की मैथ रीजनिंग 25 की कर पाएंगे, 25 की आप जीके और इंग्लिश कर पाएंगे, तो 25 की मैथ्स इंग्लिश, सॉरी मैथ्स और रीजनिंग 25 की, और 25 की जीके, आप ये 50 तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जो 50 की इंग्लिश है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, डिफरेंट होगी आप लोगों के लिए, एसएससी वाले बच्चों के लिए। बाकी इतनी डिफिकल्ट मैं बता दूंगा, क्योंकि देखिए अगर प्रीवियस ईयर आपने पेपर देख लिया तो आपने देख लिया उसमें ना पैसेज हैं दो 5-5 नंबर के, बहुत बड़े पैराग्राफ है, वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा जो वोकैब्स भी है वो भी अंडरलाइन में आपको। पैरा जंबल, जैसे एसएससी के अंदर पैरा जंबल क्या होता है, 4 वर्ड का एक है, 4 वर्ड का एक है, 2 वर्ड का एक है, फिर 4 वर्ड का, बहुत ही छोटे पैरा जंबल। लेकिन जो आप ये वाला पेपर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस ईयर का, उसमें बहुत ही बड़े बड़े पैरा जंबल, जैसे 3 लाइन का एक हो गया, 3 लाइन का फिर से दूसरा पार्ट हो गया, 3 लाइन का फिर से, बहुत बड़े थियोरेटिकली पढ़ना पड़ेगा। और वो इजी लैंग्वेज नहीं है। एसएससी के अंदर तो स्टोरी बेस्ड होता है, सिंपल सी स्टोरी होती है इंग्लिश में। एसएससी की इंग्लिश बहुत इजी आती है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। लेकिन एसएससी का मैथ्स एडवांस हो जाता है, उसमें मैथ्स अच्छा हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है काफ़ी। लेकिन इंग्लिश एसएससी की ईजी होती है, तो वो ईजी इतनी ईजी नहीं होगी जैसे आपने एसएससी में दी होगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वो कैब
बात की जाए वोकैब की, उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे। बात की जाए बैंकिंग के स्टूडेंट की, तो बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए देखिए इंग्लिश इतनी टफ नहीं रहेगी, क्योंकि वो कॉम इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन और इस तरीके से ही पढ़ते हैं वो लोग। पैराग्राफ आते हैं, पैरा जंबल आते हैं, एरर्स आते हैं, उनमें वोकैब इतनी नहीं आती। तो बैंकिंग वाले इंग्लिश को ठीक ठाक कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे इनफैक्ट। और लेकिन बैंकिंग वालों को दिक्कत आएगी जीके में, क्योंकि जीके में वो करंट पढ़ते हैं सिर्फ, यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी करंट और स्टैटिक दोनों। तो यहाँ पे ये फर्क आ जाएगा इस चीज का। तो जो बैंकिंग के स्टूडेंट है उनके लिए देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग इंग्लिश में अच्छा कर पाएंगे 50 मार्क्स के, तो आपके पास भी चांस है। इसके अलावा जीके में आपको स्टैटिक पढ़नी पड़ेगी, और स्टैटिक में जीके पढ़ने के बाद साथ में आपको करंट आप ऑलरेडी करते हैं, तो स्टैटिक जीके आपको अलग पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, और साथ में आपको मैथ्स और रीजनिंग तो आप पढ़ते हैं वही वाली कर पाएंगे जो आसान होगी, इससे बैंकिंग से आसान होगी मैथ्स और रीजनिंग की। अब बात करते हैं एनालिसिस। देखिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात की तो एग्जाम पैटर्न आपका जो है इंग्लिश का 50 मार्क्स की इंग्लिश है। जनरल नॉलेज 25 मार्क्स की है। जनरल एप्टीट्यूड इसके अंदर मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों आएगी, ये 25 मार्क्स की है, और ये टोटल हो गया 100 मार्क्स। उसके बाद जो है आप लोगों का कंप्यूटर 25 नंबर का है, इसमें गलत लिखा गया है 25 नंबर का, तो ये आपके होंगे 125। तो टोटल आपका 125 का पेपर होगा। इस 125 में देखिए गाइस 125 को एनालिस कर लेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। सबसे पहले देखो इंग्लिश मैंने आपको बताया दिया एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए क्या है न्यू। अच्छा, न्यू स्टूडेंट का नहीं बताया मैंने। जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग टोटली इंग्लिश को कवर करें किसी भी बुक से। कोई भी आपके पास बुक है, पूरी ग्रामर को खत्म करें। उसके बाद साथ साथ डेली वोकैब करें, ये आपका पहला इंग्लिश के लिए। जीके के लिए आप लूसेंट की जीके को कवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। साथ में करंट अफेयर 4 महीने की। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपका अच्छा है, आपका साइंस बैकग्राउंड है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं है तो आप बेसिक अर्थमेटिक करने की कोशिश कीजिए, और साथ में रीजनिंग, कोई भी रीजनिंग देखिए इसमें कोई ऐसी कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ बुक या ऐसा कोई कंटेंट लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा चीज़ें हैं, लेकिन पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। तो ये चीज़ है। कंप्यूटर आपके 25 नंबर का है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले देखो इंग्लिश की। देखिए मैं पूरा एनालिस्ट लेके आया हूँ कि कैसे क्या है क्वेश्चन। लास्ट ईयर जो एग्जाम 2017-18 में हुआ है, देखिए 5 साल हो चुके हैं। अगर हम उसी पैटर्न को बेस बनाकर चले कि यही पैटर्न आएगा, उस बेस के हिसाब से देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 2 पैसेज हैं, 5-5 नंबर के 2 पैसेज हैं, और पैसेज बड़े हैं एकदम, छोटे नहीं है। एक नॉर्मल लेंथ के पैसेज है, बट वो वोकैबलरी बेस्ड पैसेज है। मैं क्यों बोल रहा था एसएससी वालों को कि डिफरेंट है, क्योंकि देखिए एसएससी के जो पैसेज होते हैं वो बहुत ही सिंपल स्टोरी बेस्ड होते हैं, नो ज़्यादा टफ नहीं होते। लेकिन अगर आप इस ऐसे इसकी बात करें, जो पैरा जैसे बैंकिंग के पैराग्राफ होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, उसी लेवल पे आपको मिलेंगे एसएससी इसके सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ। वो वोकैबलरी बेस्ड होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ होगी, उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए। अब आपने स्टोरी बेस्ड पढ़ ली तो 2 मिनट में एक बार में ही समझ में आ जाती है, लेकिन जो वोकैबलरी बेस्ड होते हैं और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वोकैबलरी बेस्ड होंगे ये। दूसरी चीज, दो दो पैराग्राफ हो गए आपके। इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस है 5 नंबर के। अच्छा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी जो है आपके, वो ईडियम्स फ्रेजेस जो है, वो ईडियम फ्रेजेस के अंदर भी एक चीज क्या है, ईडियम फ्रेजेस के अंदर आपका सिंपल नहीं है, वो पूरा लाइन दे रखी है पूरी पूरी, उस लाइन में आपको निकालना है। इससे पता है एडवांटेज उसको है जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब जिसको लाइन ही समझ में नहीं आती तो वो उस ईडियम्स का तुक्का ही लगाएगा। लेकिन एडवांटेज उसके लिए जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जिसको रीडिंग स्किल है, जिसके अंदर जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इंग्लिश को लेकर, वो तो कर पाएगा इसको। लेकिन जो एसएससी वाले हैं उनको सीधा ईडियम्स का मीनिंग याद करना पड़ता है, वो भी ठीक है, वो भी कर पाएंगे इससे, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पैराजंबल है, अगर एसएससी के पैराजंबल की बात की जाए तो एसएससी के पैराजंबल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, 3-3, 4-4 वर्ड के, 5 वर्ड के मैक्सिमम। यहाँ पर पूरी लंबी लंबी लाइन्स मिलेंगी आपको, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो लाइन्स होगी वो भी वोकैबलरी बेस्ड होंगी, अच्छे लेवल की। डबल फिलर्स है यहाँ पे, सिंगल फिलर नहीं है आपके, डबल फिलर होंगे। ये भी वोकैबलरी बेस्ड है। देखो अगर आप पूरा है वो ओवर रिव्यू ले मुझसे, तो वोकैबलरी बेस्ड पेपर है इंग्लिश का। तो यहाँ पे डबल फिलर्स होंगे, सिंगल फिलर नहीं होगा। एक फिलर यहाँ होगा, एक फिलर यहाँ होगा, पूरा लाइन दे रखी होगी। अच्छा, वोकैबलरी बेस्ड होंगे, मतलब ऑप्शन भी वोकैबलरी वाइज होंगे, सबके अंदर अलग अलग वर्ड होंगे, सिंपल वर्ब के नहीं दे रखे होंगे आपको, वोकैबलरी बेस्ड होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। अगला है करेक्ट वे और राइटिंग सेंटेंसेस। ये आपने नहीं किया होगा। करेक्ट वे और राइटिंग मतलब आपको लाइन लिख रखी होगी, आपको बोला जाएगा इसको करेक्ट करके लिखिए, इसका सीक्वेंस कौन सा करेक्ट होगा। एक नया टॉपिक है एसएससी वालों के लिए, ध्यान रखना इसको। यही सेम टॉपिक आया था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी, जहां पर क्या हुआ था, बच्चों को लाइन दे दी गई थी, उसमें कोमा था, स्लैश था, सेमी कोलन था, स्लैश था, और वर्ड यूज कर रखे थे। उन्होंने बोला था कि आप इसको करेक्ट लाइन लिख कर दिखाइए। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उन्होंने बोला था इनमें सबसे करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वाला सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा एरर से सब फेमिलियर, सबने एरर्स की तैयारी की, एरर्स निकालने आपको कर पाएंगे आप लोग। सिनोनिम्स देखो 2 तरह के सिनोनिम्स आए। एक सिनोनिम्स आए जिसमें डायरेक्ट वर्ड था और उससे सिमिलर वर्ड ढूंढना था, जो कि सबने दे रखे हैं।
एक था आपका सेंटेंस वाइज, सेंटेंस था उसके अंदर था। अब ये फिर से इजी हो जाएगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसके लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, ध्यान रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ये डायरेक्ट थे। तो टोटल देखो आपका पेपर 50 नंबर का बन जाएगा। इस 50 में से आपको देखो, अगर मैं बात करूं, इस 50 में से अगर बात की जाए 70% आपके हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं वोकेबलरी बेस्ड बन रहे हैं। अब और जो 30% है वो ग्रामर बेस्ड है। लेकिन ये 70% जो वोकेबलरी बेस्ड है इसमें भी आपको 20 से 30 डिपेंड करता है आपकी रीडिंग एबिलिटी क्या है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है सेंटेंसेस को लेकर। तो टोटल ये पेपर वोकैब प्लस ग्रामर का होता, लेकिन ये वोकैब प्लस ग्रामर का ना होकर वोकैब ज्यादा हो गई इसके अंदर और ग्रामर हो गई थोड़ी सी कम। ये ध्यान रखना है इसको। एसएससी में 50-50 होता है, डीएससी में 50-50 होता है, बैंकिंग में सिर्फ ग्रामर होती है, वोकैब बहुत ही कम होती है। तो बैंकिंग वालों को तो एडवांटेज रहेगी ग्रामर से, लेकिन बैंकिंग वालों को वोकैबलरी करनी पड़ेगी, और वोकैबलरी एक्सट्रीम अच्छे लेवल की है। एसएससी की तरह नहीं है 2 से 3 हज़ार वर्ड आप पढ़ लो, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छे वर्ड हैं एसएससी में, आए हुए हैं कुछ वर्ड, ऐसा नहीं है नहीं आए हुए। अगर मैं बात करूं, मान लो 15 वर्ड है तो 2 3 4 वर्ड आए हुए हैं, 5 वर्ड मान लो, लेकिन 10 वर्ड एसएससी में नहीं आए हुए। तो इसलिए एसएससी से अलग वोकैबलरी है, अच्छे लेवल की वोकैबलरी है। एसएससी वालों ने जो पहले कर रखी है उनके लिए एडवांटेज है, वो कर चुके हैं वो वाली बेसिक सारी। अब थोड़े से और लेवल की बात करनी है वो करनी पड़ेगी आप लोगों को। डीएसएसबी में भी बिल्कुल। अच्छा, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो देखिए, ओवरऑल ग्रामर चेक की जा रही है यहाँ पे, सिर्फ एक पैटर्न नहीं फॉलो किया जाएगा, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी आप लोगों की। तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन का ये मेरे हिसाब से एनालिसिस रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात की तो जनरल नॉलेज में देखिए जीके है आपकी, स्टैटिक जीके और पॉलिटी। स्टैटिक जीके से पॉलिटी से डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन है, तो आपको पॉलिटी पूरी पढ़ लेनी है। पॉलिटी कहाँ से पढ़े? लूसेंट से पढ़ लो। क्यों? क्या हम लक्ष्मीकांत से पढ़ ले? बिल्कुल पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। लूसेंट से कर लो, इनफ है, पॉलिटी पूरी रट देना, इनफ है। सुप्रीम कोर्ट के 2 3 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एज क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। और ये सुप्रीम कोर्ट भी आपका कवर हो जाएगा जब आप पॉलिटी पूरी कर लेंगे। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 4 से 5 महीने की, पिछले 4 से 5 महीने की कवर कर लेना, रट लेना, मेरी एडवाइस यही है। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था जनरली आजकल। लेकिन ये पेपर भी 2017 का है तो हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी में उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चन रखे थे, लगभग 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से। बॉटनी से एक है, 1 2 दिन में खत्म हो जाती है जो बॉटनी, 1 2 दिन के अंदर। बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, डेज से 1 क्वेश्चन था, और मिसलेनियस थे आपके 2 से 3 क्वेश्चन। टोटल जो ये 25 नंबर का पेपर, अगर इसको एनालाइज किया जाए तो देखिए, अगर आप लूसेंट आपने पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड है, बेस्ट स्टेज पर हो आप, और 4 महीने के वो कैप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है। लेकिन कंडीशन ये है, लूसेंट आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स पढ़ लिए, लेकिन नोट्स के अंदर भी इतनी चीजें कवर नहीं होती जितनी एक लूसेंट बुक। लूसेंट बुक इज यू नो बेस्ट फॉर योर फॉर दिस एग्जाम। आपके ये लगा लो, जो भी स्टैटिक जीके और सारी जीके आ रही है, हिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और ये सब, इसमें लगा लो 70 से 80% यहीं से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप नोट्स पढ़ो, बाकी कोई और बुक है वो पढ़ लो। ठीक है गाइज, ये सब चीज़ें हैं, डेज बिल्कुल याद करके जाना। ये है हिस्ट्री से, मिडिएवल हिस्ट्री से आए हुए थे क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी इसी क्वेश्चन था, बॉटनी से इजी क्वेश्चन थे सारे। लेकिन ये है कि आपको लूसेंट कम से कम करनी ही पड़ेगी, मिनिमम है, और वो कैप कर लो। बात की जाए मैथ्स की, और मैथ्स में देखो, मैथ्स में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है आपका, मिक्सचर एलिगेशन से, टाइम एंड वर्क से 2 हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से थे आपके 2, और आपके प्रोफेशन से 1 था, पार्टनरशिप से 1 था, और मिसलेनियस 2 मान लो आप। कैलेंडर से 1, कोडिंग डिकोडिंग, रोडर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, ये सारे के सारे टॉपिक्स सब एसएससी वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, सब बैंकिंग वाले पढ़ चुके हैं, सब डीएसएसबी वाले पढ़ चुके हैं। तो उनके लिए तो यहाँ 25 में से 25 ले पाएंगे वो लोग। देखिए, इस लेवल का पेपर नहीं है, आप आसानी से 25 में 25 ले पाएंगे एसएससी, बैंकिंग, डीएसएसबी वाले। ये प्रॉब्लम आएगी मोस्टली सबको आएगी। देखो, जहाँ जो बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते, जैसे जो बच्चे सिर्फ स्टेनो की तैयारी करते हैं, एसएससी स्टेनो की, या सिर्फ कोर्ट की तैयारी करते हैं, इसमें मैथ्स नहीं आता, उनको प्रॉब्लम आएगी, उनको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इतनी बहुत ही टफ चीज़ें नहीं है। अगर आप 1 महीना लगाएंगे आराम से मैथ्स में, आप जे 15 क्वेश्चन मान रहे हैं, 15 मिलेंगे आपको, आप यहाँ से 8 से 10 आराम से कर पाएंगे। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग सब बच्चे कर पाएंगे 1 महीना पढ़ने के बाद, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा, पजल कैसी थी? एक ब्लड रिलेशन से पजल थी 3 नंबर की, 2 नंबर की, एक नॉर्मल पजल थी, ब्लड रिलेशन अलग से भी क्वेश्चन था। ये 5-7 टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, आपके यहाँ से 10 नंबर आराम से बन जाएंगे। तो 25 में से अगर आपने 20 ले लिए या 18 ले लिए तो काफ़ी है। चाहे एक बच्चा 24 ले रहा है, आप उसको बीट कर सकते हो इंग्लिश में। जो बच्चा एसएससी एमटीएस की तैयारी सॉरी स्टेनो की तैयारी, जो बच्चा इंग्लिश की कर रहा था, वो इंग्लिश में स्ट्रांग होगा, तो वहाँ पे आप बीट कर दो आसानी से उस बच्चे को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एसएससी स्टेनो वाले बच्चों को और कोर्ट वाले बच्चों को, बशर्ते आप, लेकिन 18 नंबर तो लाने पड़ेंगे ना, 17-18 नंबर, तब बात बनेगी।
बात की जाए कंप्यूटर की, 25 नंबर का कंप्यूटर है। जो बच्चों का बैकग्राउंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस से है, बीएससी से है, कंप्यूटर साइंस से कर रहा है जो बच्चा, एमसीए वगैरह है, बीसीए वगैरह, उनको तो आसान हो जाएगा अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। बाकी टॉपिक एमएस वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन थे, एमएस एक्सेल से शॉर्ट कीज बहुत सारी पूछी गई तो याद करना है। ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, 50% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। कंप्यूटर में लास्ट टाइम ऐसा था, जिसके नंबर 10 थे वो फेल माना गया, बेशक 100 में से उसके 90 नंबर हो। तो आपको इसमें अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ट्राई कीजिएगा इसमें 15 क्वेश्चन कम से कम करने हैं आपको, ठीक। और जितना ज़्यादा कर पाए उतना अच्छा है, मैं तो चाहूँगा 25 में से 25 ले आप। तो ये कंप्यूटर की बात होगी। अगर टिप्स की बात की जाए तो ये टिप्स मैं देखिए आज बता रहा हूँ आपको, और जिस दिन आपके रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन मैं आपको इससे कंपेयर कराऊंगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ मानी मेरी। इंग्लिश पूरी पूरी टोटली बेस्ड है वोकेबलरी पे, लेकिन ग्रामर करनी है, लेकिन मेजोरिटी आपकी वोकेबलरी से है। जीके की बात की, करंट स्टैटिक, करंट का मैंने बता ही दिया, 4 से 5 महीने स्टैटिक मैंने आपको बता दी है, लूसेंट खत्म करनी है। मैथ्स में अर्थमेटिक बेसिक्स है, रीजनिंग में भी जस्ट प्रैक्टिस बेसिक टॉपिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर से आप बता रहा हूँ, टाइप डेली, टाइपिंग करनी जरूरी है। आप जिस दिन टाइपिंग होगी उसके बाद जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा 60 से 70% ऑटोमेटिकली ही भीड़ से बाहर हो गए हैं रेस से। तो आप उस 60-70 में मत चले जाइएगा, बस मेरी आपसे ये एडवाइस है, इसको सीरियसली पढ़ लेना, बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये था मेरा एनालिसिस। इसके लिए क्या देखो, बुक कोई अलग से लाने की जरूरत नहीं। अगर आप एसएससी डीएसएसबी बैंक की तैयारी करें, पुराने बैंकिंग वालों को लानी पड़ेगी, लूसेंट उनके पास नहीं होगी तो। इसके अलावा कोई अदर बुक लाने की जरूरत नहीं, सारा का सारा उसमें कवर हो जाएगा। क्या हमें अलग से कहीं कोचिंग लेने की जरूरत है? अगर आपने पहले 2-3 बार कोचिंग ले रखी है, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो भी आपको अलग कोचिंग लेने की जरूरत है नहीं। अगर आपने कभी कोचिंग नहीं लेनी चाहिए आपको। आपने एक बार कोचिंग ले रखी है बहुत साल पहले, तब भी लेनी चाहिए। आपने कोचिंग ली लेकिन आज भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस, तब भी लेनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मेच्योर हो चुके हैं और 2-3 बार पढ़ चुके हैं अच्छे से, उनको अलग से कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जो टॉपिक मैंने बताया ये कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बस अब यहाँ बचती एक चीज, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस इज द ओनली की। आपको पहली बात क्वेश्चंस मिलने चाहिए जो आप तैयारी करना चाहते हो, उस टाइप के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मिलने चाहिए। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए जल्दी से मॉक टेस्ट अनाउंस करने की। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिएगा, नहीं चाहते नहीं लेंगे तो भी, अगर आपके पास बहुत ही अच्छे लेवल की बुक्स हैं और कंटेंट अच्छा है तो आप वहां से प्रैक्टिस करें, तो भी आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल आई विल से कि देखिए, मैंने ये पाया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी, जिन जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लगाए थे बहुत ही अच्छे से, उनका रिजल्ट 99% बच्चे क्वालिफाई कर गए थे वो लोग, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना रखेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है पूछेगा। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डोंट सब्सक्राइब, डोंट वॉच। थैंक यू गाइस।